नमस्कार साथियों, स्वागत है देवताल फ्री एजुकेशन चैनल पर। साथियों, आरपीएससी एसएसटी के पिछले वर्षों के भर्ती परीक्षा के पेपर अपन देख रहे थे। आज ये अपना दूसरा पेपर है और दिसंबर 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसका ये प्रश्न पत्र है। तो साथियों, आरपीएससी द्वारा जारी आंसर की के अनुसार इसके उत्तर अपन देखेंगे। तो देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न, भारत में कौन से वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो साथियों, कौन से वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा 1972 के अंदर। दूसरा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों को घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों, कम से अधिक की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी BDAC। तो हमें पता है साथियों, सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद बात करें तो फिर मिजोरम का है, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर उसके बाद नागालैंड। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, सन 1992 में समुद्र पारी आर्थिक सहयोग निधि OECF जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण योजना का उद्देश्य बताइए। तो साथियों, तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा A, यानी A और B इसके अंदर सही आंसर है। यानी जो 1992 में ये जो समुद्र पारी आर्थिक सहयोग निधि जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया था, इसका उद्देश्य अरावली पर्वत के प्रदेश को हरा भरा रखना, साथ ही एनीकट का निर्माण कर जल संसाधन का संरक्षण करना। तो साथियों, ये दोनों सही हैं, A और B। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 2, यानी जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी अपने जो भोपाल से ये निकलती है। उसके बाद जो गोदावरी नदी है ये त्र्यंबक नामक गांव से निकलती है। उसके बाद जो पिनाकिनी जो नदी है वो नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। और उसके बाद जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा C, D, A और B। आगे बढ़ते हैं साथियों, पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो साथियों, अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो साथियों, उत्तरी अरावली की अपन बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपार अजमेर। साथियों, मध्य अरावली की चोटी है, उसके बेराट, सिरावास और बिलाली, ये तीनों ही उत्तरी अरावली से संबंधित चोटी है। छठा प्रश्न है, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को इससे भी जाना जाता है। यानी जो NNP है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है साथियों? तो इसको अपन राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सातवां, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है। तो सातवें का सही उत्तर हो जाएगा साथियों 3, उपभोग में परिवर्तन या आय में परिवर्तन। उसके बाद आठवां प्रश्न, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक वह धनात्मक है तो वह वस्तु है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक विलासिता वस्तु। यानी यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है और धनात्मक है तो साथियों वो वस्तु विलासिता वस्तु की श्रेणी में आएगी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक व्यक्ति की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। तो साथियों, कीमत गिरने के जो परिणाम है उसको अपन व्यक्त करेंगे मांगी गई मात्रा में विस्तार। तो साथ इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां है, सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, सरवाड़ अजमेर है, राजमहल टोंक है। तो साथियों, ये क्षेत्र है ये गार्नेट पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, 11वां प्रश्न है, यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं यानी X और Y की खरीदी गई मात्रा
बढ़ती है या घटती है तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच है। तो साथियों 11वें का सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक, यानी 1 सही उत्तर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल होता है। तो साथियों संतुलन की अवस्था में जो तटस्थता वक्र होता है उसका ढाल कैसा होता है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बजट रेखा के ढाल के बराबर। अगला प्रश्न है साथियों 13वां, निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 समांतर माध्य का। 14वां है दिए गए समअंकों के समूह से मध्य का ज्ञात कीजिए। 2 6 6 8 4 2 7 9। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 15वां है निम्न में से किस माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? तो साथियों कौन से माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुलक। 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता? तो साथियों कौन से कारण से इसका विवर्तन नहीं होता? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ति की गई वस्तु की कीमत के पूर्ति वक्र का, इससे साथियों इसका विवर्तन नहीं होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा M3। अगला प्रश्न 18वां, जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा लागत प्रेरित कीमत स्फीति। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित 4 नियंत्रण उपायों में से नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा उधार की अधिकतम सीमाएं। साथियों ये इसका रिजर्व बैंक का चयनित 4 नियंत्रण उपायों की विधि में ये शामिल नहीं है। उसके अलावा साथियों बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात, ये तीनों इसकी विधियों में शामिल है। अगला प्रश्न है निर्धनता का दुष्चक्र के उदाहरण संबंधित है। तो साथियों ये उदाहरण किसने दी है? तो साथियों ये उदाहरण दी है नरकसे ने। 2 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 21वां है इनमें से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ये इसका बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं माना जाता। उसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं साथियों। 22वां है कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को कहा जाता है। तो कुल प्राप्तियां हो गई और कुल व्यय हो गया, उनके बीच का जो अंतर है तो साथियों इसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बजट घाटा। 2 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं साथियों। 23वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर रहा है? तो साथियों 2021 में सबसे ऊपर कौन सा रहा है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 केरल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नीति आयोग के संचालन यानी शासी परिषद का भाग नहीं होता? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 राज्यों के राज्यपाल। साथियों जो शासी परिषद होती है उसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल भी इसके अंदर शामिल होते हैं। अगला जो 25वां प्रश्न है राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन से विद्वान ने की थी? तो साथियों कौन से विद्वान ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेराल्ड लासवेल ने। 26वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। साथियों इसके अंदर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय और स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष को इसमें काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये कथन किसका है साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का। साथियों महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में ये कथन कहा था। अगला प्रश्न है किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया? तो साथियों किसने वर्णित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड स्टर्न ने। आगे बढ़ते हैं साथियों।
29वां क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत एवं विधिवादी परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में नई दृष्टि अपनाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, शोधकर्ता को राज्य के औपचारिक ढांचे और संवैधानिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 30वां, शक्ति एक सम्मान मूल्य है। शक्ति एक सम्मान मूल्य है और राजनीति विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है, ये विचार कौन से विद्वान ने दिया है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, हेराल्ड लासवेल ने। अगला प्रश्न है साथियों, कथन और कारण से संबंधित कथन है, राज्य की सतह के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। साथ ही दूसरा कारण है, राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्यतः कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित करवाएं। तो साथियों इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा 2, अ और ब दोनों पृथक रूप से सत्य हैं, परंतु ब अ की सही व्याख्या नहीं है। तो साथियों इसका 2 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 32वां क्वेश्चन है, सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है। तो साथियों ये कथन किसने दिया था? तो साथियों ये कथन दिया था मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत। तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 33वां, कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख माना जा सकता है? तो साथियों किसे माना जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दांते। भूमिका का जो लेखक है ये दांते को माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों 34वां, निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नीति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? तो साथियों नीति के साथ साक्षात्कार में किसी ने चूक नहीं की, ये जो कथन है साथियों ये किसने कहा था? तो साथियों ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो साथियों एक सही उत्तर हो जाएगा। उसके आगे 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपाल ग्रहण करूँगा। तो साथ इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रद्धापूर्वक। इसके अंदर श्रद्धापूर्वक आएगा। देखो साथियों चारों ऑप्शन एकदम सही लग रहे हैं, लेकिन जो इसका जो ऑथेंटिक आंसर होगा वो होगा श्रद्धापूर्वक, यानी पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण योग्यता के साथ, निष्ठापूर्वक। ये तीनों इसके अंदर सही आंसर नहीं माने जाएंगे। इसके अंदर सही आंसर माना जाएगा श्रद्धापूर्वक। अगला प्रश्न है 36वां, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से हैं? तो साथियों लोकसभा की 543 सीटें कब से अपने देश के अंदर चली आई है? तो साथियों इसका ये जो प्रश्न था इसको आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का 1 के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो साथियों जो 51 का 1 है उसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा 3, संविधान का पालन करना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो 38वें का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 2, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे। तो साथियों पहला जेंडर बजट राजस्थान में किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों ये प्रस्तुत किया था अशोक गहलोत के द्वारा। और आम बजट से कृषि बजट को भी प्रथम बार अशोक गहलोत के द्वारा ही अलग से पेश किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? तो साथियों जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकार हैं संविधान के द्वारा जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। इस कथन के संदर्भ में जो
सही प्रावधान है वो कौन सा है? तो साथियों इसका सही है 44वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान अंतः स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है 41वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष में की गई? जो अस्थायी सदस्यों की संख्या शुरू में 6 थी तो उनको बढ़ाकर 10 कब से की गई? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों 42वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा, इसी संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42वें का वो हो जाएगा साथियों 2, यानी कि 3, 2, 1 और 4। तो साथियों 51 का के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है और 51 ख के अंदर राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रावधान है। और साथियों 51 ग के अंदर संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रावधान है। और साथियों 51 घ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न है साथियों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ? तो साथियों किन संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में विभाजित किया? यानी समाजशास्त्र को 2 भागों में किसने विभाजित किया? सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा काम्टे के द्वारा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों 45वां है सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? तो साथियों सामाजिक संबंधों के जाल को अपन क्या कहते हैं? तो साथियों इसको कहते हैं समाज। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है और भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की सदस्यता संभालेगा। तीसरा है G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ EU शामिल है। चौथा है G20 वैश्विक GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी ये चारों ही कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, गेमाइसाप तथा गेसेलसॉप समाज के 2 प्रकार हैं, ये किसके द्वारा उल्लेखित किया गया है? यानी ये डिवाइडेशन किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, टोनिस के द्वारा। अगला 48वां, किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया है? तो साथियों किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, चार्ल्स फूले। अगला है 49वां, एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान जिसकी उसे आशा की जाती है, ये परिभाषा किसने दी? तो साथियों ये परिभाषा दी है G.A. लुंडबर्ग ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, 50वां जो प्रश्न है, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार। अगला 51वां है, हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है न ही संस्कारों की आवश्यकता होती है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा गंधर्व विवाह, यानी एक ये प्रेम विवाह है। अगला है 52वां, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? तो साथियों जातिवाद, नगरवाद, सांप्रदायिकवाद, क्षेत्रवाद। तो साथियों इसके अंदर जो नगरवाद है ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है। अगला है व्हाट इज सोशियोलॉजी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, एलेक्स इंकल्स। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों 54वां, इनमें से कौन से एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो साथियों
इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है। ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है साथियों, जबकि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और असंभवी है, और प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। बाकी सही है साथियों, एक इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, 55वां, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है वो कहलाता है। तो साथियों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिस्थिति। अगला है मुख्य परिस्थिति की उदाहरण दी है। तो साथियों मुख्य परिस्थिति की उदाहरण दी है E.T. हीलर ने। अगला हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट इन इंडिया। तो साथियों ये जो पुस्तक है इसके अंदर इसको RPSC द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया, बोनस के अंदर दिया गया है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है, वह केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो साथियों ये परिभाषा किसकी है? तो साथियों ये परिभाषा है मैकआइवर एवं पेज की। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, संस्कृति की गरीबी की उदाहरण किसने दी? तो साथियों संस्कृति की जो गरीबी की उदाहरण दी है ये दी है ऑस्कर लुईस ने। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो साथियों 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कार एक पुरुषार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से सही का मिलान कीजिए। तो साथियों 62 का सही उत्तर हो जाएगा एक, यानी DCBA यानी हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों ये जो पुस्तक है ये है PH प्रभु की। दूसरी है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। तो साथियों ये KM कपाड़िया की पुस्तक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज यह है वेस्टरमार्क की पुस्तक, और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया यह है इरावती कर्वे की पुस्तक। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, DCB और A। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, 63वां है प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है, ये कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है वुड्रो विल्सन का। अगला प्रश्न है संतान कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये भ्रष्टाचार से संबंधित कमेटी है, संतानम सब कमेटी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम। तो साथियों ये 3 प्रॉब्लम जो संबंधित पुस्तक है ये किसकी है साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट डाहल की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया था? तो साथियों ये किसने अस्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट ए साइमन ने। अगला प्रश्न है ये कथन किसका है? मानवीय समस्या के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों, आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, रोथलिसबर्गर का ये कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों, इनमें से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मेस्लो की आवश्यकता पदसोपान विचारधारा का सही क्रम है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, BECDA, यानी ये 1 नंबर पे हो जाएगा। सबसे पहले जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकताएं, उसके बाद लगाव तथा प्रेम की आवश्यकताएं, उसके बाद आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, और सबसे लास्ट में होती है साथियों आत्मसंतुष्टि की आवश्यकताएं। अगला है निम्न में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कोर विचार का समर्थक नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा पोस्ट कोर विचार का समर्थक नहीं है? तो साथियों ये नहीं है लेविस मेरियम, जबकि साथियों हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, एल उर्बिक ये तीनों ही पोस्ट कोर अवधारणा के समर्थक हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं साथियों,
कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत इनमें से कौन सा नायक यानी बॉस नहीं है? तो साथ ही इनमें से कौन सा बॉस नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 यानी नियंत्रक इसके अंदर बॉस नहीं है, जबकि निरीक्षक, अनुशासन और निर्देशन कार्ड लिपिक ये तीनों इसके अंदर नायक या बॉस माने जाते हैं। अगला 71वां, इनमें से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1 यानी सितारा। अगला है अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों अभिप्रेरणा की प्रत्याशा जो विचारधारा थी उसके जो प्रतिपादक थे वो थे साथियों विक्टर ब्रूम। चलते साथियों अगले प्रश्न पर। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा? तो साथियों 1983 के अंदर जो सरकारी आयोग का गठन हुआ था तो उसने साथियों जो अपना प्रतिवेदन है वो दिया था 1987 के अंदर। 74वां है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो साथियों उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? उसका शीर्षक था नागरिक केंद्रित प्रशासन। अगला है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? तो साथियों उसने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? तो उसने किए थे साथियों 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। अगला है फ्रांसिस लेकर्ट के अनुसार इनमें से कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सहभागी समूह। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? तो साथियों ये कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया 2019 में। 78वां है ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी। तो साथियों ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी स्वीडन के अंदर। अगला है 79 संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ था? तो साथियों पहली बार संसद में कब प्रस्तुत हुआ था? साथियों ये हुआ था 1968 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विविध है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसके अंदर छूट है, विविध है? तो साथियों धारा 8(1) के अंतर्गत। अगला है साथियों 81वां प्रस्थान त्रयी से क्या तात्पर्य है? तो साथियों प्रस्थान त्रयी का मतलब है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये वेदों के प्रमुख भाग है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा के लिए तज्जलान शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या है साथियों? तो जो तज्जलान शब्द है उसका जो तात्पर्य है वो है ब्रह्मा ही जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और संहार यानी प्रलय का कारण है। अगला है राजस्थान में लोकायुक्त इनमें से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? तो साथियों कौन से कार्य की जांच नहीं कर सकता? अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। साथ ही भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, अकर्मण्यता इनकी जांच कर सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार इनमें से कौन से संबंधित नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन से संबंधित है? तो कौन से संबंधित है इनमें से? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4, 1, 2, 3 यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी या वाक। अगला प्रश्न है संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, इस विचार का समर्थक कौन सा दर्शन करता है? तो साथियों 85वें का सही उत्तर हो जाएगा 2 बौद्ध दर्शन। अगला है साथियों जैन त्रिरत्न है, तो जैन त्रिरत्न कौन से है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जैन त्रिरत्न से संबंधित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्मांत। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है वेदों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो साथियों वेदों के बारे में जो सत्य कथन है वेद पहला सही उत्तर हो जाएगा यानी वेद अनादि और अपौरुष से हैं। वेद का सर्वमान्य अर्थ संगीत है, वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है। तो साथियों इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा आरपीएससी के अकॉर्डिंग पहला सही है 1, 2 और 4। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो साथियों ये कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है देकार्ते का। ये कथन किसका है साथियों? ये है देकार्ते का। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं।
अगला प्रश्न है सुकरात के अनुसार सद्गुण है, तो सद्गुण क्या है साथियों? सुकरात के अनुसार सद्गुण है 1। अगला है परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्र महत्व देता है, तो साथियों ये किसे महत्व देता है? ये देता है कर्तव्य को महत्व। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं साथियों, वैदिक ऋण त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो साथियों 3 प्रकार की ऋणों की बात हुई है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो साथियों इसके अंदर लोक ऋण का उल्लेख नहीं है। अगला है पुराना, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, दंड का कौन सा सिद्धांत इसका समर्थन करता है साथियों? तो इसका सिद्धांत समर्थन करता है दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत। 93 है सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य हैं, तो ये किसने स्वीकार किया है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जे.एस. मिल ने, जबकि साथियों बेंथम ने इसके अंदर मात्रात्मक भेद स्वीकार किए हैं। अगला प्रश्न है गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार है, तो साथियों सर्वाधिक उपयुक्त विचार कौन सा है? सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। अगला प्रश्न है साथियों 95 है नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है, तो साथियों इससे संबंधित कौन है? इससे संबंधित है कांट। अगला प्रश्न है संकल्प स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य, विकल्पों की उपस्थिति। अगले प्रश्न पढ़ते हैं कांट का कठोरतावाद समर्थन करता है, तो साथियों किसका समर्थन करता है? ये करता है चाहिए में कर सकना नीत है का। अगले प्रश्न में पढ़ते साथियों सुकरात संदेहवादी नहीं है, तो साथियों सुकरात संदेहवादी नहीं है क्योंकि संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का एक साधन है। अगला प्रश्न है साथियों निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एक शब्द विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यम का उल्लेख मिलता है? तो साथियों किसमें उल्लेख मिलता है? ये मिलता है साथियों प्रथम मंडल में। अगला प्रश्न साथियों बौद्ध धर्म में संघ परिवेश को क्या कहा जाता था? तो साथियों संघ परिवेश को कहा जाता था उपसंपदा। अगला प्रश्न है निम्न में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में वचोगुति बहुश्रुत एवं समवायी पर बल दिया था, जिसमें उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रकटीकरण होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलालेख नंबर 12 में। अगला प्रश्न है साथियों इनमें से कौन सी जातक के दृष्टि सांचे सबूत के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं है? तो साथियों ये उत्कीर्ण नहीं है महाजनक जातक, जबकि महाकवि जातक, साम जातक, वेशंतर जातक ये तीनों उत्कीर्ण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों निम्न में से किसने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की है? तो साथियों ये रचना की थी विशाख दत्त ने। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनीकुरन है? तो साथियों ये कहाँ पे स्थित है? ये है साथियों गुजरात के अंतर्गत। अगले प्रश्न पढ़ते हैं साथियों इनमें से किस मुगल सम्राट ने अल तगमा जागीर को आरंभ किया था? तो साथियों किसने आरंभ किया था? ये किया था साथियों जहांगीर के द्वारा। अगला है इनमें से शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा? तो साथियों किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था? तो साथियों ये था कोनाना का किला। अगला है इनमें से किसने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो साथियों ये पुस्तक लिखी थी लाला लाजपतराय ने। अगला प्रश्न है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इनमें से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? तो साथियों प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? ये किया था बारदोली के अंतर्गत। 109 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो साथियों ये की गई थी 1928 में। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो साथियों ये गठन किया था सिंगापुर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है इनमें से पद्मावती एम सुरसी किसकी शिष्या थी? तो साथियों किसकी शिष्या थी? ये थी साथियों रामानंद की शिष्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों
जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 BADC, यानी बकर हिल की लड़ाई, फिर ब्रेंडीवाइन की लड़ाई, फिर साराटोगा की लड़ाई, फिर सबसे अंत में यॉर्कटाउन की लड़ाई। अगला प्रश्न है साथियों, जो फ्रांस की क्रांति है वहां पे जो घटनाएं हुई थी उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, यानी सबसे पहले एस्टेट जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ हुआ, उसके बाद टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, फिर उसके बाद बास्तिल का पतन हुआ, फिर उसके बाद मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन है और एक तरफ उनके अध्यक्ष है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी 4, 1, 2, 3। तो साथियों कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था 1890 में, इसका जो अध्यक्ष था वो था फिरोज शाह मेहता, और नागपुर अधिवेशन हुआ था 1891 में, इसका अध्यक्ष था पी आनंद चार्लू, और इलाहाबाद अधिवेशन जो 1892 में हुआ था इसका अध्यक्ष था CW बनर्जी, और उसके बाद जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1893 में, इसका जो अध्यक्ष था वो था साथियों दादा भाई नारोजी। चलते साथियों अगले प्रश्न पर, निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समय अवधि वाली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 17, यानी ये यहाँ पर सबसे लंबी समय अवधि वाली सरकार यहाँ पे स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी? तो साथियों बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये लिखी थी S.N. सेन ने। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रीनविच तथा जो थिम्पू भूटान है के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो इस अवधि में थिम्पू में क्या समय होगा? तो साथियों 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो जो समय है उनको मिनट में कन्वर्ट करके उनको अपन डिग्री के अंदर बदल के और उनको समय से अपन देख लेंगे कि कितना समय उसमें हो रहा है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 PM। 118वां राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा चूरू। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? तो साथियों वो सुनामी कब आई थी? ये आई थी साथियों 2004 में। 120वां, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया? तो साथियों रूस में लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने। किसने किया था साथियों? ट्राटस्की ने। उसके बाद जो 121वां क्वेश्चन है इसको साथियों RPSC द्वारा बोनस इसमें दिया गया है। उसके बाद 122वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु को। अगला प्रश्न 123वां, अधिकांश मौसमी घटनाएं होती है। तो साथियों में पता है कि सौरमंडल की जो परतें हैं उनके अंदर जो अधिकांश मौसमी घटनाएं होती है वो होती है साथियों सौभ मंडल में। अगला है सिरोकोस्थानीय पवनें पाई जाती है। तो साथियों जो सिरोकोस्थानीय पवनें हैं ये पाई जाती है साथियों इटली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे साथियों, प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को क्या कहा जाता है? तो साथियों इनको कहते हैं सौर्य कलंक। चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो साथियों इनमें से जो गलत युग्म है इसी प्रश्न पर RPSC द्वारा बोनस दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, ये 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में पनपते हैं। चलते अगले प्रश्न पे, युति वियुति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? तो साथियों ये उल्लेखित करती है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास। चलते अगले प्रश्न पे, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? तो साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले लेब्रोड जलधारा, फिर कनारी जलधारा, फिर ब्राजील जलधारा, फिर सबसे अंत में आती है होकलेट जलधारा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले योजना बनाना, फिर उसका क्रियान्वयन करना, फिर रिपोर्ट बनाना और फिर सबसे अंत में मूल्यांकन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, निम्न में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? तो साथियों, क्षेत्र पर्यटन की सीमा की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2, सामाजिक विज्ञानी को चयनित शिक्षकों के लिए उपयोगी। साथियों, ये सभी के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है, तो इनको सही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी सबसे पहले परिस्थिति को देखेंगे, फिर उसके बाद परियोजना का चयन करेंगे, फिर परियोजना की योजना बनाएंगे, फिर परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और सबसे अंत में परियोजनाओं का निर्माण करेंगे। तो साथियों, इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। अगला है, किस साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला जो चार्ट कहलाता है उसे कौन सा चार्ट कहते हैं? साथियों, उसको कहते हैं वंशक्रम का चार्ट। अगला प्रश्न है साथियों, नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुछ गुण दिए गए हैं। अ है सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधा के विशेषज्ञ, ब अकादमिक योग्यता से परिपूर्ण, स मानवीय गुणों से परिपूर्ण। निम्न में से कौन सा एक विकल्प उपरोक्त उल्लेखित गुणों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, ब, स, यानी तीनों ही इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है? तो साथियों, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा फिल्म स्ट्रिप। अगला प्रश्न है साथियों, एनसीएफ 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर गोपाल गुरु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाठ योजना हेतु हरभटनीय उपागम का सोपान नहीं है? तो साथियों, इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा खोज करना, ये इसका सोपान नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? तो साथियों, इकाई योजना में उद्देश्यों को समग्रता की दृष्टि से तैयार किया जाता है। इकाई योजना में विविध पाठों की विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है। इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है और इकाई योजना में संश्लेषण से विश्लेषण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो साथ ही इसमें से कौन सा नहीं है? इसके अंदर से तीसरा नहीं है कि इसके अंदर अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है साथियों, इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित होती है? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गेसाल्ट मनोविज्ञान पे आधारित। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में डाल सके? तो साथियों, ये महत्वपूर्ण परिभाषा ये किसकी है? यह साथियों कनिंघम महोदय की। अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों 143, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर के चयन में अनुमान संभव। साथियों, अनुमान संभव इसका लाभ नहीं है। अंकन में वस्तुनिष्ठता, प्रशासन सरल, भाषा का न्यूनतम उपयोग, ये तीनों इसके अंदर सत्य हैं। अगला है, इनमें से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो साथियों, इसके अंदर विद्यार्थियों की भाषा शैली एवं लेखन कला को जानने के लिए उपयोगी, ये सही है। विद्यार्थियों के लिए अभिव्यक्त कौशल को जानने के लिए उपयोगी, ये भी सही है। विद्यार्थियों के रचनात्मक विचारों को जानने के लिए उपयोगी। तो साथियों, इसके अंदर मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता चौथा इसके अंदर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्पत्ति परीक्षण हेतु नीलपत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं। अ, ब, स, द। अ के अंदर उद्देश्यों का अंकभार, ब के अंदर विषय वस्तु का अंकभार, स के अंदर प्रश्नों के प्रकार का अंकभार, द के अंदर कठिनाई स्तर का अंकभार। उपरोक्त तत्वों के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो साथियों, इसके अंदर जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है इसके अंदर अ, ब, स, द चारों ही सही है।
अगले प्रश्न पे चलते साथियों, विद्यालय में छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। साथियों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मूल्यांकन। चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों, 147 निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है? तो साथियों अवबोध घटक का जो व्यवहारिक पद है इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा अंतरिम करना। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्ष में मानचित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। ये किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो साथियों किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाता है साथियों सामाजिक विज्ञान और ललित कला के मध्य संबंधों को। अगला प्रश्न है साथियों, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से जो संबंध होते हैं वो क्या कहलाती है साथियों? तो वो कहलाती है साथियों एक पार्श्विक संबंध। अगला प्रश्न है साथियों, किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है? इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। साथियों ये कथन कहा था जॉन बी माइकेलिस। इसके अंदर एक सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का अपना पेपर जो आरपीएससी द्वारा लिया गया था। तो साथियों इसी प्रकार आरपीएससी द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र एसएसटी से संबंधित अब तक लिए गए हैं, पहले एक बार अपन उन सभी प्रश्न पत्रों को आंसर सहित देखेंगे और उसके बाद एसएसटी की लोक प्रशासन से अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर करें और सभी को सूचना दें कि सामाजिक विज्ञान की जो तैयारी है फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है और सभी को इसकी सूचना दें साथियों। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।